जय हिंद दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में डेली टेस्ट सीरीज में स्वागत करते हैं दोस्तों। और यह बिहार दरोगा के लिए आने वाले वैकेंसी के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है। तो वीडियो को शुरू से आप लास्ट तक देखेंगे और आप तो जानते ही भली भांति ज्ञान बिंदु का सेट कितना जबरदस्त होता है। सेट नंबर की बात करते हैं 27 और यह लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है। चलिए, चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, जीवाणु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है। तो जीवाणु कोशिका में से बताना है इसमें से कौन नहीं पाया जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्रक झिल्ली पाया जाता है दोस्तों? बिल्कुल नहीं पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली बिल्कुल नहीं पाया जाता है। जीवाणु कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते हैं। टार्सन नामक प्रक्रिया के कारण किसकी शरीर असीमित हो जाती है? एक प्रक्रिया है, समझिएगा दोस्तों। टार्सन प्रक्रिया के द्वारा किसकी शरीर जो है असीमित हो जाती है, असीमित हो जाती है। तो इसका सही जवाब है काइटिन जो होता है, काइटिन के चलते। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि घोंगा हो गया, सिपिया जो है, ऐसे जो होता है वो जो किस खोल में, वो जो क्या चीज में रहता है, खोल में रहता है। और उस खोल को पूछ लेता है, ये घोंगा जो है जिस खोल में किसके बना रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है घोंगा। ठीक है, ये टार्सन प्रक्रिया के द्वारा जो है उसकी शरीर सीमित हो जाती है। तो ये काइटिन, जो काइटिन के चलते उसकी शरीर क्या होती है, सीमित हो जाती है। यही क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पामफ्रेट। पामफ्रेट पामफ्रेट क्या है? पामफ्रेट क्या है? इसका सही जवाब जो होगा समुद्री मछली है। पामफ्रेट, पामफ्रेट क्या है दोस्तों? समुद्री मछली का है। और मनुष्य के मुंह गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है? मनुष्य के जो है मुंह गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? ये हम लोगों के बताइएगा, मुंह में कितना लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी पाई जाती है? इसका सही जवाब है 3 जोड़ी। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। कैसे दोस्तों? एक कोशिकीय शैवालों में जो है जल का परिवहन होता है। तो इसका सही बताएंगे किसके द्वारा जल का परिवहन होता है? तो ये विसरण के द्वारा होता है। अब पौधों में जाइलम कोशिकाओं के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, ये कोशिकीय शैवाल में जो होता है जल का परिवहन किसके द्वारा? ये विसरण प्रक्रिया के द्वारा, विसरण प्रक्रिया के द्वारा जल का परिवहन होता है। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप जो है अपशिष्ट संचित रहते हैं। किसमें रहते हैं? पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों होगा, इसमें पत्तियों में रहता है, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में। इस प्रकार जो है तीनों ऑप्शन सही है, डी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका जवाब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा भाग केवल मनुष्य जननांग में पाया जाता है? तो बताइएगा वो कौन सा मनुष्य का अंग है ऑप्शन के साथ। ये जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, लोबिया माइनोरा। लोबिया माइनोरा कौन सा? लोबिया माइनोरा जो है ये पुरुषों का अंग है, जननांग है, लोबिया माइनोरा। और स्त्रियों में आप तो जानते हैं शुक्रवाहिका होती है, फैलोपियन ट्यूब जो होता है जिसको बोलते हैं, परिपक्व पुटक जो होता है, ये स्त्रियों में पाए जाने वाले हैं। लेकिन पुरुषों के जननांग लोबिया माइनोरा, लोबिया माइनोरा याद रखेंगे। सभी जीव का जीनी संरचना कहलाता है। सभी जीव का जीनी संरचना क्या कहलाता है, ये बताएंगे? सभी जीव का जीनी संरचना को क्या कहा जाता है? तो ये बोला जाता है जीन प्रारूप का, या जीनोटाइप बोला जाता है। जीन प्रारूप या जीनोटाइप, जीनोटाइप बोला जाता है कि जीव का जीन संरचना को क्या बोलेंगे? जीनोटाइप बोला जाता है, जीनोटाइप कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तेंदुआ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तेंदुआ कहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं दोस्तों? इसका सही जवाब बताएंगे हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में, हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यह तेंदुआ पाया जाता है। तेंदुआ। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है, असत्य कथन। चलिए इसमें असत्य कथन छांटते हैं। कुलाकांडी भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। कुलाकांडी है ना, कुलाकांडी जो भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। हाँ भाई बिल्कुल सही है, याद कर लीजिएगा। कुलाकांडी ये जो है भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। और भूटान की 10% भूमि पर खेती किया जाता है। हाँ सही बात है, भूटान को थंडर बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ओमो मानस संकोश भूटान की नदियां है। ओमो मानस संकोश यह भूटान की नदियां है।
हाँ भाई बिल्कुल, ये भूटान की नदियां हैं। और फुट सोलिंग भूटान का जल विद्युत परियोजना है जी। फुट सोलिंग भूटान का जल विद्युत परियोजना है। ये ऐसा कहाँ हम लोग को पढ़ने को मिला है? ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहार में बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? जो बालू में और जलोढ़ मिट्टी को, इस मिट्टी को क्या कहेंगे? जो मक्का उत्पादन के लिए सर्वोत्कृष्ट, ये क्या होगा? मिट्टी बोला जाता है। तो बताएंगे ऐसे मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो दियारा वाला मिट्टी बोलते हैं। कैसा? दियारा वाला मिट्टी, जिसमें बालू मिश्रित हो, जलोढ़ मिट्टी का गुण पाया जाता है, जो मक्का के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयोगी होता है, जिसको दियारा मिट्टी के नाम से जाना जाता है, दियारा मिट्टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्येक वर्ष जो आपको बताना है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? ये भी भाई आपको क्वेश्चन पूछने वाली बात है। महिला दिवस आपको कब मनाते हैं? तो आपको 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? या रेडियो दिवस भैया, रेडियो दिवस। रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। रेडियो दिवस भी आपको 13 फरवरी को। और सरोजिनी नायडू का जन्मदिन को याद करते हुए राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन छूटा हुआ है कि सोन नहर का निर्माण बिहार में कब हुआ था? बिहार में सोन नहर का निर्माण दोस्तों कब हुआ था? चलिए सोन नहर का निर्माण बताइए। तो सोन नहर का निर्माण, तेरा का सही जवाब 1874 में। 1874 में किस नदी का निर्माण हुआ था? 1874 में सोन नदी का निर्माण हुआ था। बिहार में सोन नदी जो है ना, 1874 में इसका निर्माण किया गया था। ये नंबर ऑप्शन सही है। बिहार में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है। बिहार में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य है? तो ये जो है 12 को वन्य जीव अभयारण्य है। 12 जो है वन्य जीव अभयारण्य है। 26 दिसंबर 2024 में आई सुनामी से भारत में वो कौन सा द्वीप जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? आप तो जानते हैं दोस्तों, 26 दिसंबर 2004 को 14 बोल रहे हैं, 2004 में ये सुनामी आया था। और जो है भारत का वह सबसे ज्यादा हिस्सा कौन सा द्वीप प्रभावित हुआ था? ये आपको निकोबार द्वीप जो है, निकोबार द्वीप जो है, जो सबसे ज्यादा सुनामी जो 2004 में आया था 26 दिसंबर को, जो निकोबार द्वीप जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हो गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक न होकर भिन्नांक होते हैं, क्यों? ऐसा क्यों दोस्तों कि किसी परमाणु द्रव्यमान के पूर्णांक न होकर भिन्नांक होते हैं? ऐसा क्या स्थिति बन जाती है? तत्वों के समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? विभिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसलिए जो है पूर्णांक न होकर परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक न होकर भिन्नांक होता है, क्योंकि तत्व के समस्थानिक परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? भिन्नांक होते हैं, विभिन्न होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी बिलियन नहीं है? कौन सा भाई? कोलाइडी बिलियन पूछ रहा है। इसमें से कोलाइडी बिलियन का उदाहरण नहीं है। वाई जो है तो आपको तो मिश्रण है भाई, तो कोलाइडी कैसे हो सकता है? इस प्रकार ये सी नंबर ऑप्शन गलत है। बादल तो आप तो कोलाइडी है, हीमोग्लोबिन कोलाइडी है, कुहासा आपको कोलाइडी का उदाहरण है। और जल, ईथर, पेट्रोलियम और एल्कोहल के वाष्पन वेग का सही क्रम बताएंगे। इसमें जो सबसे पहले कौन उड़ेगा, इसका कौन सा वाष्पन सबसे तेज होगा, सही क्रम में इसको सजाते चलना है। तो सबसे पहले ईथर उड़ जाता है, उसके बाद पेट्रोल उड़ेगा, उसके बाद एल्कोहल उड़ेगा, और जल बाद मान के धीरे धीरे उड़ता है। इस प्रकार जो है बी नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन में जलना किस प्रकार की अभिक्रिया? मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलना किस प्रकार की अभिक्रिया बोला जाता है? यानी इसका सही जवाब है संयोजिक अभिक्रिया बोला जाता है। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ जलने किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से वो कौन सा अवकारक गुण प्रदर्शन करता है? अवकारक गुण कौन सा प्रदर्शन करता है? इसमें देखिएगा, अवकारक गुण प्रदर्शन करने वाला कौन सा है? तो H2S। H2S जो है यह अवकारण गुण को प्रदर्शित करता है। डाउन विधि से, कौन सा विधि से? डाउन विधि से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? डाउन विधि से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो आपको सोडियम को किस विधि से निष्कर्षण किया जाता है? तो यह डाउन विधि से सोडियम को अलग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है?
तो किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या जवाब होगा Al4 3 C3 होगा। Al4 C3 अपघटन से मीथेन बनेगा। किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है? Al4 C3 से आपको मीथेन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शुद्ध निर्जन एसिटिक अम्ल को गैलेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। गैलेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। तो इसमें बताएंगे इसका क्या गुण है, क्या नेचर है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। यह ग्लास की तरह रहता है। यह किस तरह रहता है भाई? यह ग्लास की तरह दिखाई देता है। ग्लास की तरह यह दिखाई देता है। 23 का सही जवाब दोस्तों होगा 23 का ग्लास की तरह। ये नहीं, बिल्कुल गलत है भाई, यह गलत है। ऑप्शन नंबर ये गलत है। ये जो होगा 23 का सही जवाब यहाँ पर होगा सी नंबर ऑप्शन होगा। जाड़े में बर्फ की तरह जम जाता है। जाड़े में बर्फ की तरह क्या होता है? यह जम जाता है, इसलिए ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के नाम से। देख रहे हैं ग्लेशियर बर्फ की तरह, तो इसलिए इसको बर्फ की तरह जम जाता है जाड़े में। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। असत्य मेल को चयन करना है। आइए देखते हैं, असत्य कथन पर चर्चा कर लेते हैं, कौन सा मेल गलत है। 24 नंबर क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना मानव संसाधन विकास मंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। हाँ, मध्याह्न भोजन जो है मानव संसाधन विकास मंत्री के द्वारा शुरू किया था, बिल्कुल सही है। अंत्योदय योजना 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया था। अंत्योदय योजना जो है, अंत्योदय योजना 15 अगस्त 1995 में शुरू किया। नहीं 95 में शुरू नहीं किया गया था। बी नंबर ऑप्शन गलत ऑप्शन दिया है। आगे पढ़ लेते हैं। अन्नपूर्णा योजना ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। और बीपीएल जो गरीबी रेखा से ऊपर वाले व्यक्ति, बीपीएल बिलो पॉवर्टी एबव लाइन, ये बात इसको बोला जाता है। पूरा फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चालू पूंजी है? कौन सा इसमें से चालू पूंजी है बताना है। ये हो जाएगा चालू पूंजी जो होता है खाद बीज जो होता है, चालू पूंजी होता है खाद और बीज। दो अर्थव्यवस्थाओं के विकास के स्तर की तुलना के लिए निम्नलिखित में से किसका लगातार बढ़ जाता है? तो दो अर्थव्यवस्थाओं के विकास के स्तर की तुलना के लिए निम्नलिखित में से किसका विकास लगातार बढ़ रहा है? तो बताएंगे किसका स्तर बढ़ रहा है। तो इसका सही जवाब है प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है, लोगों की इनकम बढ़ते जा रहा है। सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने 1868 में अपनी पुस्तक में भारत की राष्ट्रीय आय होने का अनुमान लगाया था। तो भारत का राष्ट्रीय आय कितना अनुमान लगाया था 1968 में दादाभाई नौरोजी ने? तो भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमान कितना था 1968 में नौरोजी के द्वारा? ये जो था 340 करोड़ रुपया था। 340 करोड़ उस समय 1868 में दादाभाई नौरोजी के पुस्तक में भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था 340 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, शाख मुद्रा का निर्माण देश में किसके द्वारा किया जाता है? शाख मुद्रा का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? देश में जो है शाख मुद्रा का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है बताएंगे? व्यावसायिक बैंक के द्वारा किया जाता है। व्यावसायिक बैंक के द्वारा शाख मुद्रा का निर्माण किया जाता है, व्यावसायिक बैंक के द्वारा। बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे अच्छा समन्वय कौन है? सबसे अच्छा समन्वय का तरीका बताएंगे? बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा दूसरे देशों में निवेश करने का अच्छा तरीका क्या होगा इसमें? स्थानीय कंपनी के साथ क्या करना है? साझेदारी कर लेना। जो कंपनी है उसमें जाकर पार्टनरशिप बन जाना है। ये हो जाता है अच्छा निवेश का तरीका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होगा? जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होगा? इसका सही जवाब होगा उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान बताइए। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? ये जो होगा पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है किस पर निर्भर करेगा? पृथ्वी के अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण का मान निर्धारित किया जाता है। इसी पर निर्भर करता है, अक्षांश पर, पृथ्वी के अक्षांश पर। आगे बढ़ते हैं। एक विद्युत हीटर ऊष्मा की घोषित शक्ति
1500 वाट है, ठीक है, तो 10 घंटे में कितनी ऊर्जा का उपयोग करेगा? एक विद्युत हीटर जो है इसका जो है शक्ति जो है कितना वाट है? 1500 वाट है। 1500 वाट है तो 10 घंटे में कितना बिजली का खपत करेगा, कितने यूनिट बिजली का उपयोग होगा? तो आपको 15 यूनिट बिजली का इस्तेमाल होगा। आगे बढ़ते हैं। शीतलन वक्र की अर्थात शीतलन की दर से संबंधित असत्य कथन क्या है? शीतलन वक्र की अर्थात शीतलन की दर के संबंध में सत्य कथन बताना है। 33 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ये जो हो जाएगा, उच्चतर ताप पर शीतलन तेजी से होती है तथा जैसे ही ताप गिरता है तो शीतलन धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे होने लगता है। ये आपको शीतलन वक्र का शीतलन के दर के कथन के संबंध में ये आपको बी नंबर ऑप्शन सही दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो जानते हैं दोस्तों, ये हमेशा सीधा होता है। उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब कैसे होगा? हमेशा सीधा होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या कहा जाता है? ये जो कहा जाता है दोस्तों, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, ये आपको सही जवाब होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कुंडली चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा को उत्पन्न करना, सी नंबर ऑप्शन सही है 35 का। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश के उपनिवेशक की सहायता किया था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता किया हुआ था? इसका सही जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब दोस्तों फ्रांस ने, फ्रांस जो था फ्रांस ने किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता किया था? तो फ्रांस ने किया था, फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब किया गया? भारतीय वन सेवा की स्थापना कब किया गया? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 में किया गया। 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 में किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चल देंगे। सल्तनत काल में खराज एक कर हुआ करता था। तो ये जो है बताइए, खराज कितने पर फसल पर यह लिया जाता है? कर। खराज एक फसल कर था, तो ये खराज जो है कितना % पर लिया जाता था? कितना % पर? ये जो है फसल पर 50% पर खराज लिया जाता है। खराज जो है 50% पर। खराज जो है कितने % पर? 50% पर लिया जाता है खराज। किसने हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना किया है? हरिविजय नामक जो है प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना किया है। तो इसका सही जवाब है सर्वसेन ने किया है। हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना सर्वसेन ने किया है, सर्वसेन ने। जैन तीर्थकार जो बताना है, जैन तीर्थकार जो है जो 7वें का प्रतीक चिन्ह जो था, जिनका नाम बताना है, इनका नाम क्या है? शंपा पार्श्वनाथ, शंपार्श्वनाथ जो था, ये जो 7वें प्रतीक चिन्ह, तो ये किसका था? 40 का। ये आपको स्वस्तिक का था। तो जैन तीर्थकार जो थे संपार्श्वनाथ जो था, संपार्श्वनाथ होगा। संपार्श्वनाथ जो 7वें तीर्थकर थे, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वस्तिक था, स्वस्तिक। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन मुगल शासक भारत के वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतु तथा फसलों का विवरण अपनी डायरी में लिखा हुआ है? तो कौन लिखा है अपने डायरी में दोस्तों? इसका सही जवाब होगा बाबर ने लिखा हुआ, बाबर ने। जो भारत के वनस्पति हो गया, प्राणी जगत, ऋतु के बारे में, फलों के बारे में किसने अपने डायरी में लिखा है? तो बाबर ने लिखा हुआ है। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का गवर्नर कौन बनता है? बंगाल विभाजन के बाद जो है पूर्वी बंगाल का गवर्नर कौन बना हुआ था? ये बना हुआ था बलमफील्ड फुलर बना हुआ था। पूर्वी बंगाल का गवर्नर कौन बना था? बलमफील्ड फुलर बना हुआ था पूर्वी बंगाल का गवर्नर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी के नाम पूछ रहा है। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या है? तो शारदा मणि है, शारदा मणि। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम शारदा मणि है। अगला क्वेश्चन, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध
चर्च बनवाया था। बेगम समरू जो थी, एक अति प्रसिद्ध जो है चर्च का निर्माण बेगम समरू ने किया हुआ था। कहाँ पर बेगम समरू ने चर्च का निर्माण किया हुआ था? इसका सही जवाब दोस्तों होगा मेरठ में जो है बेगम समरू जो है एक चर्च का निर्माण कराए हुए थे। अच्छा क्वेश्चन था मेरठ में। बिहार के कितने जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? बिहार में कुल कितने जिले में जो है होम रूल का मतलब कि होम रूल का प्रचार मतलब कि बिहार के किस जिले में, यहाँ पर यह क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिले ने, बिहार के किस जिले में जो है होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो इसका सही जवाब बताएंगे। तो ये आपको होम रूल का प्रचार ये चंपारण में नहीं हुआ था। होम रूल का प्रचार जो है चंपारण में नहीं हुआ था। स्टूडेंट बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब किया? बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब किया गया है? तो 1906 में किया गया है। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब किया? 1906 में किया गया है। इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुकदमे के कारण संसद के 14वां संविधान संशोधन अधिनियम को पारित करना पड़ा था? तो किस मुकदमे के सिलसिले में संसद को 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? तो यह कौन सा मामला में जो 24वें संविधान संशोधन को पारित किया गया था? इसका सही जवाब होगा गोलकनाथ बनाम मुकदमा था। गोलकनाथ बनाम मुकदमा में यह 24वां संविधान संशोधन करना पड़ा हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया सरकार की संसदीय व्यवस्था में मंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये आपको मंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये तो अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे। सरकार के प्रमुख की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। देखो ये राष्ट्रपति की इच्छा दे दिया, ये फंसाने वाला क्वेश्चन। ये जो हो जाएगा इसका मंत्री को नियुक्ति जो किया जाता है सरकार की प्रमुख की सलाह पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है मंत्रियों की नियुक्ति। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मिलाइए तो इसमें सरकार की प्रकार और विशेषताएं। तो कैबिनेट व्यवस्था, इसका सही क्या होगा? कैबिनेट व्यवस्था तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। कैबिनेट व्यवस्था सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था यह शक्तियों का पृथक करता है, और संघीय व्यवस्था इसका सही जवाब होगा शक्तियों का विभाजन करना। संघीय व्यवस्था शक्तियों का विभाजन करना। एकल व्यवस्था क्या हो जाएगा? शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना। संघीय व्यवस्था में क्या होता है? शक्तियों का विकेंद्रित करना। इस प्रकार जो है डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार पर केंद्र सरकार का पूर्ण अधिकार होता है? चलिए बात करते हैं इसमें कौन सा केंद्र सरकार का पूर्ण अधिकार होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 का ऑप्शन देखिए। आयकर टैक्स पर जो आता है केंद्र सरकार का पूरा अधिकार होता है। आयकर टैक्स पर जो है, आयकर कर पर जो है केंद्र सरकार का पूरा अधिकार होता है। बोमई मामले में संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मुख्यतः प्रभावित हुआ है? कौन सा मामला जो है बोमई मामले पर जो है कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद जो है प्रभावित हुआ? बोमई वाले मामले में जो है संविधान का वह कौन सा आर्टिकल प्रभावित हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 356 आर्टिकल 56 जो है 356 ये बोमई मामले जो है यह आर्टिकल को प्रभावित किया था, 356 आर्टिकल को। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति के चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। ये तो सही बात है। इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से शामिल होते हैं? चलिए बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में जो है निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इसमें शामिल कौन कौन? तो संसद और विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये आपको बी नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा सचिवालय निम्नलिखित में से किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता है? लोकसभा सचिवालय जो है किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता है? लोकसभा सचिवालय किसके अंतर्गत में काम करता है भाई? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत में, लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत में कौन सा सचिवालय? लोकसभा सचिवालय काम करता है। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में काम करता है। निम्नलिखित में से वह कौन संसद की अस्थायी समिति नहीं है? संसद का अस्थायी समिति नहीं है। अस्थायी समिति बताएंगे संसद का कौन नहीं है? तो वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति ये जो है संसद का अस्थायी सदस्य समिति नहीं है। वित्त मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति नहीं है। ये तो सब है लोक लेखा प्रकलन समिति, सार्वजनिक उपकरण समिति, ये सब परमानेंट है, लेकिन अस्थायी रूप में ये जो है वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
एक राज्य का राज्यपाल कब अध्यादेश जारी करता है? एक राज्य का राज्यपाल जो है कब अध्यादेश जारी करेगा? राज्यपाल जो है कब अध्यादेश जारी करता है दोस्तों? जब राज्य की विधायिका सत्र में न हो, अर्थात राज्यपाल को ये लगे कि तुरंत कदम उठाना आवश्यक है, तो ये राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। सी नंबर ऑप्शन सही है 55 का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान में यह प्रावधान किया गया है, सुनिएगा क्या प्रावधान किया गया? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल से संवाद बनाए रखेगा? तो राज्यपाल से कौन संवाद बनाए रखेगा दोस्तों? राज्यपाल से संवाद बनाए रखेगा। ये जो है सही, मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल से संवाद बनाए रखेगा, मुख्यमंत्री। ये नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया है? तो हेनरी डुरंड के द्वारा किया गया है। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी डुरंड ने किया है। युवा तुर्क नाम से किसको जाना जाता है? युवा तुर्क नाम से किसको बोला जाता है दोस्तों? ये आपको युवा तुर्क को बताना है। आपको युवा तुर्क किसको बोलते हैं दोस्तों? 58 का। तो आपको श्री चंद्रशेखर को बोला जाता है, श्री चंद्रशेखर युवा तुर्क। आगे बढ़ते हैं। डैश की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो गया। वो कौन सा संधि जो था, द्वितीय विश्व युद्ध जो है उसका बीजारोपण हो गया? वार्सा की संधि। कौन सा संधि? वार्सा की संधि में जो है द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो गया था। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? धर्मनिरपेक्ष की जो है राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ? ये आपको अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष की स्थापना अमेरिका में होता। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब? 1979 में कहाँ संपन्न हुआ था? प्रथम जलवायु सम्मेलन 1979 में कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये जनेवा में हुआ था, जनेवा में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सुलेमित करना है इसको। जैव आरक्षित मंडल और राज्य की बात करते हैं। 62 का सही जवाब क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन दे रहा है। चलिए डी का आपको मिलाते हैं। 4 3 5 1। तो ये सिमलीपाला कहाँ है? सिमलीपाल कहाँ है? ये उड़ीसा में है। दिबांग कहाँ है? दिबांग ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और नोकरेक कहाँ है? ये आपको मेघालय में, नोकरेक हो गया मेघालय में। कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा आपको कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। चलिए आपको इस प्रकार ये डी नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कुल वैश्विक प्रजाति विविधता का लगभग कितना % भारत में पाया जाता है? कुल वैश्विक प्रजातीय विविधता का लगभग कितना % भारत में पाया जाता है? सही जवाब 8%। सही जवाब होगा 8%। संस्कृत नाटकों में समान पात्र विदूषक प्रायः किस वर्ण को बताता है? संस्कृत में नाटक जो है विदूषक जो किस जाति को बताता है? किस जाति से बताता है दोस्तों? यह किस जाति को? ये आपको ब्राह्मण को बारे में बताता है। विदूषक जो है ब्राह्मण जाति के बारे में बताता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से बताना है नृत्य कलाओं का मेल मार्शल कला से कीजिए। मार्शल कला से करना है। चलिए बात करते हैं इसमें क्या सही जवाब होगा? 65 का सही जवाब होगा डंकारा हो जाएगा गटका, टंकारा गटका, और डंकारा गटका हो गया। छऊ कहाँ का है? छऊ हो जाएगा पारी खंडला। कथकली हो जाएगा कहाँ का? कथकली हो जाएगा कलारी पट्टू हो जाएगा कलारी पट्टू। ये इस प्रकार जो है ये नृत्य जो है और इसका मार्शल कला से। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि डैश एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है। ठीक है, कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है जो वाद्य संयंत्र सारंगी बजाते हैं? कौन सारंगी बजाते हैं? 66 का ये जो हो जाएगा पंडित राम नारायण जो है ये सारंगी बजाते हैं। जो आपको भारतीय क्या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं और कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सारंगी बजाते हैं, पंडित राम नारायण। ये क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से वो कौन सा सॉफ्टवेयर
एप्लीकेशन माइक्रो रीडर सॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है? तो वो कौन सा जो एप्लीकेशन जो माइक्रो रीडर सॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? एक्रोबेट जो है, एक्रोबेट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश केंद्रीय प्रक्रमण एकक, जिसे सीपीयू बोला जाता है, इसको हिंदी हो गया सेंट्रल प्रोसेस यूनिट बोला जाता है, ठीक है ना, का सबसे पुराना प्रक्रम क्या है? सीपीयू का सबसे पुराना प्रकार क्या है बताएंगे? सीपीयू का सबसे पुराना प्रकार क्या है? ये जो था सिंगल कोर। सीपीयू का पहले कौन था? सिंगल कोर था, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट जिसको बोला जाता है। तो उससे पहले कौन था? सिंगल कोर था, सिंगल कोर। यह एक कथन है, देखिएगा क्या कथन है, कि समाज एक उत्कृष्ट जीव समुच्चय है। समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है। यह किसका स्टेटमेंट है? अच्छा क्वेश्चन है। ये जो है हर्बर्ट स्पेंसर का है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन सा स्टेटमेंट दिया था? समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है। हर्बर्ट स्पेंसर का। चलिए मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? 70 का सही जवाब होगा शेर है। शेर। मेक इन इंडिया का देखेंगे लोगो क्या है? शेर है। चिलैया समिति का संबंध बताना। चिलैया समिति का संबंध क्या है? तो यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के प्रणाली में सुधार करना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सुधार करना, यह चिलैया समिति का संबंध है। अगला क्वेश्चन, TRIPS जिसको बोला जाता है क्या? बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? यह संगठन पूछ रहा है किसके द्वारा किया जाता है? 72 का सही जवाब होगा आपको WHO के द्वारा किया जाता है, WHO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि होती है? कितने वर्षों की राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि होती है? बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल की जो है अधिकतम सीमा पूछ रहा है, अधिकतम सीमा, कोई सीमा नहीं होता है। वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में हुआ था? वेगनर के द्वारा जो बताना है पेंजिया भूखंड जो है, तो इसका विखंडन कब हुआ था, किस युग की बात है? कार्बोनिफेरस युग में आपको वेगनर ने बताया था पेंजिया का भूखंडन, आपको विखंडन होता है। कार्बोनिफेरस युग में हुआ था पेंजिया का भूखंड का विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच में समय क्या अंतर होगा? कितना समय का अंतर होता है? दो देशांतरों को पार करने में कितना समय लगेगा? दो देशांतरों को पार करने में कितना समय लगेगा दोस्तों? 75 का आपको 4 मिनट का समय लगता है। दो देशांतरों को पार करने में कितना समय अंतर? 4 मिनट का समय लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी जो चट्टान जैविक चट्टान के अंतर्गत में आता है? किसको जैविक चट्टान के अंतर्गत में आता है? जैविक चट्टान किसको बोलिएगा? इसमें जैविक चट्टान बोला जाता है आपको, कोयला को जैविक चट्टान के नाम से बोला जाता है। जैविक चट्टान को क्या बोलते हैं? जैविक चट्टान को कोयला के नाम से जानते हैं। शिव समुद्रम जो है, शिव समुद्र परियोजना किस नदी पर है, किस द्वीप पर बनाया गया है बताएं? शिव समुद्र परियोजना जो है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? अच्छा परियोजना नहीं, शिव समुद्रम जो है किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कौन सा द्वीप? तो यह जो जगह कावेरी। शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया है। शिव समुद्र परियोजना भी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है? उत्तर से दक्षिण, याद रखेंगे, उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानिएगा दोस्तों? ये जो है सिहाद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, काडरम की पहाड़ी, ये जो चारों दिशाओं के बारे में दे दिया है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। उत्तर से हो जाएगा आपको, उत्तर से दक्षिण के क्षेत्र को बोलेगा तो सिहाद्री और नीलगिरी, और पश्चिमी घाट के तौर पर बोलेंगे अन्नामलाई और काडरम की पहाड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। खैबर दारा कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन पूछा है खैबर दारा। खैबर दारा कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये जो है पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। खैबर दारा पाकिस्तान में। खैबर दारा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाकिस्तान में है।
पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक है? पूर्णा, पूर्णा पूछ रहा है, पूर्णा किसकी सहायक नदी है? पूर्णा, पूर्णा जो है आपको ताप्ती का, पूर्णा ताप्ती, पूर्णा ताप्ती की सहायक है। पूर्णा किसकी? ताप्ती का। भारत में किस भाग में तालाब का सबसे ज्यादा सिंचाई का माध्यम है? सबसे ज्यादा तालाब से सिंचाई कहाँ होता है? ये क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा तालाब से सिंचाई कहाँ होता है भैया? सबसे ज्यादा तालाब का सिंचाई किस भाग में? तो ये इसका सही जवाब है दक्षिण भारत में होता है, मतलब कि दक्षिणी क्षेत्र में। दक्षिण भारत में जो है सबसे ज्यादा तालाब से सिंचाई आपको दक्षिणी क्षेत्र में। भारत में कहाँ पर कर्तन दहन प्रणाली कृषि को कुरवा कहा जाता है? कर्तन दहन प्रणाली कृषि को कुरवा कहा जाता है, ये किस क्षेत्र में? चलिए बताइए कहाँ? 82 का सही जवाब होगा झारखंड में। कुरवा बोला जाता है। ये दहन की कृषि की, ये दहन की प्रक्रिया है, आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणी राज्य है? सबसे ज्यादा नमक कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा किस राज्य में नमक उत्पादन किया जाता है? सबसे ज्यादा नमक तो आपको गुजरात में नमक। भारत की सबसे लंबी दूरी रेल दूरी बताएंगे कि कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो बताएंगे इस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाले कौन सा स्टेशन है? तो विवेक एक्सप्रेस तो चलती है, तो कौन सा स्टेशन से और कहाँ से तक जाकर रुकेगी? आपको डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से आपको कन्याकुमारी तक इसका सबसे लंबा दूरी तय करता है। भारत का कौन सा एक्सप्रेस? विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी सबसे लंबा दूरी तय करता है। यही क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। स्थल और नदी। चलिए हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो रावी। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी। और हड़प्पा के बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु। आपको हो जाएगा लोथल भगवा नदी के। और घगर हो जाएगा, घगर नदी के किनारे कौन सा स्थल? कालीबंगा। तो हड़प लेता है किसी को तो आदमी क्या हो जाता है? किसी को हड़प लीजिए तो क्या होगा? आदमी रो लेगा। तो रावी नदी। अब मोहन जोड़ेगा, तो जोड़ने के बाद संधि क्या जाता है? दो वर्णों को मिलकर संधि बोलते हैं। तो मोहन जोड़ो, तो जोड़ो सिंधु नदी है ना। और उसके बाद भोगवा। भोग किस में लगाइएगा? भोग तो भोगवा। लोथल, थल इसमें शब्द आ रहा है, तो थाली से, तो भोग लगाइए थाली में, तो लोथल। घाघरा, कैसा रंग का घाघरा? काला रंग का घाघरा, तो काला रंग का घाघरा कालीबंगा। हो गया याद, आसान सी भाषा में। चलिए ऐसे ही याद करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सुलेमित नहीं है। सुलेमित नहीं है, क्या नहीं सुलेमित है इसमें? इसमें जो सुलेमित जो है, इसमें पढ़ते हैं, इसमें महासंधि विग्रहिक जो युद्ध और शांति का मंत्री हुआ करता था। बिल्कुल बात सही है। न्यायाधीश सेना का सर्वोच्च अधिकारी। न्यायाधीश जो है सेना का सर्वोच्च अधिकारी, ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। विनय स्थिति स्थापक धार्मिक मामले का प्रमुख अधिकारी। हाँ बिल्कुल सही है। महाअश्वपति गज सेना का प्रमुख होता है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपको बी नंबर ऑप्शन गलत दिया है। आगे बढ़ते हैं। त्रिपक्षीय संधि में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीतिक में हस्तक्षेप करने वाले और दक्षिण भारत से उत्तर पर आक्रमण करने वाले दक्षिण की प्रथम शक्ति का नाम बताना है। चलिए 87 की बात करते हैं। किसका ये आपको आक्रमण किया हुआ था? ये जो हो जाएगा राष्ट्रकूट ने ऐसा किया हुआ था। अगले क्वेश्चन। विजयनगर बहमानी संघर्ष का प्रारंभ किसके शासन काल में प्रारंभ हुआ था? विजयनगर और बहमानी राज्य का संघर्ष किसके शासन काल में हुआ था भाई? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा हरियर और बुक्का के समय में जो है विजयनगर और बहमानी राज्य के बीच में संघर्ष का समय जो किसका काल? हरियर और बुक्का के समय में हुआ था। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में लगता है स्थापित किया था कौन? तो किसने स्थापित किया था कालीकट में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री, जो असफल रहा था? ये भी बात याद रखेंगे। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये जो है पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल के द्वारा किया गया था। पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल के द्वारा ये जो है पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 में लगाया गया था। ये नंबर ऑप्शन सही था। अगले क्वेश्चन पर चलिए। 90 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से वह कौन सा युग्म सुलेमित है? चलिए सुलेमित पढ़ते हैं, इसमें से कौन है? अमरावती बौद्ध स्तूप, ये आंध्र प्रदेश में अमरावती। हाँ बिल्कुल बात सही है, अमरावती अब राजधानी भी बनेगा। इस प्रकार ये अमरावती जो है बौद्ध स्तूप जो है
ये आपको आंध्र प्रदेश में, डी नंबर ऑप्शन सही है। 1925 में सरकार के द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति का अध्यक्ष कौन था? 1925 में सरकार के द्वारा गठित जो है भारतीय आर्थिक जांच समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? 91 का सही जवाब होगा एम विश्वेश्वरैया को। 1925 में सरकार के द्वारा गठित जो है भारतीय आर्थिक जांच समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? एम विश्वेश्वरैया को बनाया गया था। एम विश्वेश्वरैया को बनाया गया था। एक क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने जनता को 4 सूत्री संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा का नारा दिया था? ये जो है किसका 4 संदेश है, 4 सूत्री संदेश किसने दिया था? इसका सही जवाब है दोस्तों जो है आर्य समाज का यह नारा है। आर्य समाज का नारा नहीं, यह संदेश जो है क्या संदेश? संदेश में स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी, स्वदेशी भाषा और स्वभाषा, ये आर्य समाज के 4 सूत्री बात है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? 1885 से लेकर 1905 के समय अवधि को कौन सा काल बोला जाता है, कौन सा चरण बोला जाता है? कौन सा चरण बोलेंगे? ये आप उदारवादी चरण बोलेंगे। 1985 से लेकर 1905 के समय अवधि को कौन सा चरण बोलते हैं? तो उदारीवाद माने कि उदारता वाला बात होता था, उदारवादी चरण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के शासनकाल में उभरा हुआ था? एल्बर्ट बिल विवाद पूछ रहा है किसके समय में यह उत्पन्न हुआ था? एल्बर्ट बिल कब सामने आया हुआ था, किसके समय में? तो रिपन के समय में एल्बर्ट बिल विवाद आया था। एल्बर्ट बिल विवाद रिपन के समय में हुआ था, रिपन के समय में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कथनों पर चलिए विचार करते हैं। 95 का मेरठ षड्यंत्र केस सही है, 1 नंबर सही है। उसके बाद उसकी पर बात करते हैं। गांधी इरविन समझौता, ये भी घटना हुआ था, गांधी इरविन समझौता। और मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक प्रचंड, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार ये आपको 1 नंबर ऑप्शन सही है, 1, 2, 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे। तो विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। विनोबा भावे जिन्होंने कौन सा आंदोलन? भूदान आंदोलन चलाए हुए थे। और 11 सितंबर का इनके जयंती भी मनाते हैं, 11 सितंबर को। भारत छोड़ो क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था? क्विट इंडिया का नारा पूछ रहा है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? चलिए बताएंगे। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो क्विट इंडिया यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? किस क्षेत्र में जो है, किस क्षेत्र के व्यक्तियों को जो है मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? भाई मूर्ति देवी किसको दीजिएगा? तो मूर्ति देवी पुरस्कार आपको साहित्य के क्षेत्र में व्यक्तियों को मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाकिस्तान के संदर्भ में ISI क्या है? ISI का फुल फॉर्म भी पूछता है। ISI क्या है? तो इसका सही जवाब दोस्तों इंटर सर्विसेस इंटेलिजेंट, ये जो हो गया ISI पाकिस्तान का जो है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंट इसका है। और ला लीगा फुटबॉल किस खेल से संबंधित है? ला लीगा जो है ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ला लीगा ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? किस खेल से संबंधित है ला लीगा? तो ये भी पूछने वाली बात है। ला लीगा जो दिया जाता है फुटबॉल में, ला लीगा जो है किस खेल से ट्रॉफी से संबंध है? तो ये आपको फुटबॉल से। इस प्रकार से दोस्तों 100 क्वेश्चन है जो अति महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन था, जो बिहार दरोगा के लिए और आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण था, न्यू वैकेंसी के लिए। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर वीडियो अच्छा लगा होता चैनल पर जुड़ेंगे तो आप कमेंट करेंगे और ये भी बात याद रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे।